हेलो गाइस, आज हम लोग मध्यकालीन भारत इसको पढ़ेंगे। यहाँ से स्टार्ट करेंगे। हम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। हिस्ट्री में हम लोगों ने पूरा एंसेंट हिस्ट्री कवर कर लिया है। अब प्राचीन इतिहास पढ़ लिया है। अब पढ़ेंगे मिडवल हिस्ट्री, मध्यकालीन भारत। आइए देखते हैं इसमें क्या क्या पढ़ना है। भारत पर मुस्लिम आक्रमण। भारत पर मुस्लिम आक्रमण। कौन कौन से मुस्लिम आक्रमण? अरब आक्रमण और तुर्क आक्रमण। अरब आक्रमण में किसने आक्रमण किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने। और तुर्क आक्रमण में दो मोहम्मद गजनवी और मोहम्मद गोरी ने आक्रमण किया था। आज हम इन्हीं को देखेंगे। लेट्स लर्न। देखते हैं। भारत पर अरब आक्रमण 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम। इसके पहले भी आक्रमण हुआ था, 711 से शुरू हुआ है, लेकिन हम उसको इसलिए नहीं कवर किए हैं क्योंकि ये सफल आक्रमण है। यहाँ से स्टार्टिंग कर रहे हैं जो एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, अगर पूछा जाए भारत पर सबसे पहले सफल आक्रमण किसने किया था तो मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में। ठीक है, 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के शासक, सिंध वर्तमान समय में पाकिस्तान में है, लेकिन पहले प्राचीन काल में ये भारत का ही एरिया हुआ करता था। ठीक है, तो मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के शासक दाहिर को पराजित किया और 713 में कासिम ने मुल्तान को भी जीत लिया। ठीक है, 712 में सिंध प्रांत को जीत लिया, सिंध के शासक दाहिर को पराजित किया युद्ध करके, और उसके बाद 713 ईस्वी में मुल्तान को भी जीत लिया मोहम्मद बिन कासिम ने। ठीक है, आगे मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर सबसे पहले जजिया कर लगाया। जजिया कर, एक वर्ड आता है ना, जजिया कर। जजिया कर क्या होता है? तो जजिया कर गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला एक प्रकार का टैक्स होता है, सुरक्षात्मक टैक्स, सुरक्षात्मक कर। जजिया कर गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला एक प्रकार का सुरक्षात्मक कर होता है। जजिया कर सबसे पहले किसने लगाया तो मोहम्मद बिन कासिम ने। ठीक है, जजिया कर जो है भारत पर सबसे पहले किसने लगाया? मोहम्मद बिन कासिम ने। भारत पर आक्रमण करने वाला सबसे पहला सफल आक्रमणकारी या अरब आक्रमणकारी तभी मोहम्मद बिन कासिम। चलिए आगे देख लेते हैं। जो जजिया कर है उससे 5 लोगों को मुक्त रखा था। 5 लोगों उससे स्वतंत्र थे। 5 लोगों के ऊपर जजिया कर नहीं रखते थे। कौन कौन थे वो? देखिए, बच्चे, ठीक है, बच्चे, बूढ़े, औरत, विकलांग या दिव्यांग और ब्राह्मण, इन 5 को जजिया कर से मुक्त रखा गया था। ठीक है, आगे देख लेते हैं। हम लोग जब तुगलक वंश, अब तो मिडल हिस्ट्री अब तो इंटरेस्टिंग वाली शुरू हो रही है, धीरे 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 मॉडर्न हिस्ट्री में और इंटरेस्टिंग बन जाएगा। तो किंतु फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया था। देखिए, यहाँ पर जजिया कर स्टार्टिंग किसने किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने। इन्होंने 5 लोगों को जजिया कर से मुक्त रखा था। ठीक है, ये गैर मुसलमानों के लिए था जजिया कर, मतलब। और उसके बाद फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया था? ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया था। इसमें अकबर का भी आता है, हम बाद में इसको पढ़ेंगे जैसे जैसे टाइम पीरियड जिसका आएगा, इसमें नहीं कवर कर रहे हैं। आगे देख लेते हैं। भारत पर तुर्क आक्रमण, ये तो हो गया। अरब आक्रमण, अरब आक्रमण की अगर हम बात करें तो क्यों हुआ था, इसके होने के क्या कारण थे? तो अरब आक्रमण मतलब इसमें मेन कारण ये था कि भारत में मुसलमानों मतलब मुस्लिमों की वृद्धि करना था और यहाँ से धन को लूटकर ले जाना था। ठीक है, यही सब था। चलिए आगे देख लेते हैं। सुबुक्तगीन, भारत पर तुर्क आक्रमण। तो भारत पर अगर कहा जाए कि सबसे पहले तुर्की आक्रमण भारत पर किसने किया था? सबसे पहला तुर्की आक्रमणकारी तो सुबुक्तगीन। अब ये सुबुक्तगीन कहाँ से आ गया, इसके पहले की थोड़ी सी इतिहास हम लोग जान लेते हैं, थोड़ी सी स्टोरी, कहानी। तो एक था अलप्तगीन। अलप्तगीन ने गजनी साम्राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, और गजनी को ही अपनी राजधानी बनाया था। तो जो अलप्तगीन था ये कौन था? तो जो चीन था, चीन के उत्तरी पश्चिमी एरिया में इन्होंने गजनी साम्राज्य की स्थापना की थी अलप्तगीन ने। और अलप्तगीन अपने 1700 सरदारों को बनाया था जो कि अलप्तगीन के दास थे। याद रखिएगा, यहीं से गुलाम और दास की शुरुआत होती है। वो अपने 1700 सरदारों को बनाया था जो कि अलप्तगीन के दास थे। उन्हीं में से एक था सुबुक्तगीन। तो हमको यहाँ से पढ़ना है सुबुक्तगीन से। ठीक है, तो जो सुबुक्तगीन है और जो अलप्तगीन था ना, वो असभ्य और बर्बर था, मतलब एक प्रकार से जनजाति एरिया का था। ठीक है, तो जो ये था
सुबुक्तगीन का टाइम पीरियड है 977 से 997 ईस्वी पर। भारत पर पहला तुर्क आक्रमणकारी सुबुक्तगीन था। ठीक है, सुबुक्तगीन ने 986 ईस्वी में पंजाब के शाही वंश के शासक जयपाल, याद रखिएगा, पंजाब के शाही वंश के शासक जयपाल को युद्ध में हरा दिया। ठीक है, सुबुक्तगीन। और सुबुक्तगीन का 2 पुत्र हुआ। कौन कौन से 2 पुत्र थे इसके पता है? अब्दुल कासिम महमूद और इस्माइल। इसको हमने लिखा नहीं है, ऐसे समझा देते हैं। सुबुक्तगीन के 2 पुत्र थे, अब्दुल कासिम और इस्माइल। तो जो अब्दुल कासिम महमूद था और इस्माइल था, इन दोनों में उत्तराधिकार को लेकर युद्ध चला, जिसमें अब्दुल कासिम महमूद विजयी हुआ और इस्माइल हार गया। तो जो अब्दुल कासिम महमूद हुआ वही अगला शासक हुआ। तो जो अब्दुल कासिम महमूद था उसी को हम लोग महमूद गजनवी के नाम से जानते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं महमूद गजनवी। इसका टाइम पीरियड है 998 से लेकर 130 ईस्वी तक। महमूद गजनवी, इसके इम्पोर्टेंट काम क्या था कि इसने 1000 से 1027 के बीच महमूद गजनवी ने 1000 से लेकर 1027 के बीच 17 बार भारत पर आक्रमण किए थे। अब हम 17 के 17 नहीं डिटेल में कर रहे हैं, लेकिन 2 तो लिखे हैं। देखिए, 1020 से 1021 के बीच कालिंजर पर किया था। उस समय वहाँ के राजा, कालिंजर के राजा थे विद्याधर। और 1025 में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। यहाँ से बहुत अपार धन को लूट कर लेकर चला गया था। मोहम्मद गजनवी का मेन उद्देश्य यहाँ पर बसना नहीं था, बल्कि यहाँ के धन को लूट के अपने गजनी लेके जाना था। इसे मोहम्मद गजनी भी कहते हैं। ठीक है, तो गजनी वही जो अलप्तगीन बसाया था ना, गजनी। तो गजनी साम्राज्य के नींव रखी थी, स्थापना की थी अलप्तगीन ने। अलप्तगीन का एक सरदार था सुबुक्तगीन। ठीक है, सुबुक्तगीन जो कि अलप्तगीन का दास था, और इसका भी यहीं से शुरू होता है। तो ये सुबुक्तगीन का पुत्र था महमूद गजनवी। ठीक है, इन्होंने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। 17 में से सबसे इम्पोर्टेंट है 16वां आक्रमण 1025 में, जो सोमनाथ मंदिर पे किया था। सोमनाथ मंदिर को उसमें बहुत सारा अपार धन लूट के लेके चला गया था। ये कौन? महमूद गजनवी। अपने प्रदेश, अपने साम्राज्य गजनी लौट गया था। वो आक्रमण करता और उसके बाद वहाँ से धन और लूट के गजनी लेके चला जाता था। ये यहाँ पे रहने के उद्देश्य से नहीं आया था, बल्कि यहाँ पर लूटपाट करके अपने साम्राज्य में लेके चला जाता था। ठीक है, तो महमूद गजनवी 1025 सोमनाथ में। ठीक है, उस समय राजा थे भीम प्रथम। 16वें आक्रमण में सोमनाथ मंदिर को लूटा महमूद गजनवी ने। आगे देख लेते हैं। 1027 ईस्वी में अंतिम आक्रमण जाटों के विरुद्ध किया था इसने। अब जब सोमनाथ मंदिर को लूटा था ना 1025 में, तो जाटों ने इससे युद्ध करके बीच में इसका जो धन था उसको फिर से ले लिया, और ले लिया था, इसीलिए इसने फिर से आक्रमण किया। अंतिम आक्रमण 17वां आक्रमण समझ लीजिए। 1027 में अंतिम आक्रमण जाटों के विरुद्ध किया था। किसने? मोहम्मद गजनवी ने। उसके बाद फिर 1030 ईस्वी में मोहम्मद गजनवी की मृत्यु हो गई। जो महमूद गजनवी था, महमूद गजनवी, उसकी 1030 में मृत्यु हो गई। उसके बाद फिर आगे देख लेते हैं। गजनवी के साथ जो इतिहासकार आए थे, उनमें मुख्य 3 इतिहासकार थे, और उनकी तीनों की अलग अलग रचनाएं थी। उसको देख लेते हैं। फिरदौसी की रचना शाहनामा, अलबरूनी की रचना किताब उल हिंद, उतबी की रचना किताब उल यामिनी। आगे देख लेते हैं। उसके बाद आया अगला शासक मोहम्मद गोरी। 12वीं शताब्दी के मध्य गौर वंश का उदय हुआ, और इनके साम्राज्य का आधार उत्तरी पश्चिमी अफगानिस्तान था। अफगानिस्तान कहाँ है? उत्तरी पश्चिमी एरिया में, पाकिस्तान अफगानिस्तान। ठीक है, उत्तरी पश्चिमी अफगानिस्तान था। इनके समय पे हम मुख्यतः जो आक्रमण किए थे उसको देख लेते हैं। 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में, जिसमें मोहम्मद गोरी डिफीट हो गया था, मतलब मोहम्मद गोरी की पराजय हुई थी। ठीक है, किसकी पराजय हुई थी? 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में, जिसमें मोहम्मद गोरी की पराजय हुई। अब कुछ इतिहासकारों का मानना है कि यहीं पर मोहम्मद गोरी को समाप्त कर देना था, तो तराइन का द्वितीय युद्ध ना होता। ठीक है, लेकिन
जब इसकी पराजय हो गई तो जो मोहम्मद गोरी था वो फिर गजनी वापस लौट गया हारने के बाद। लेकिन 1192 में ठीक 1 साल बाद फिर से आक्रमण करता है वो। इसमें फिर से आक्रमण होता है। तराइन का द्वितीय युद्ध इसे कहा गया। 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध मोहम्मद गोरी, तराइन का द्वितीय युद्ध मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। हम गोरी गजनवी में कंफ्यूज रहते हैं ना, तो ऐसे याद कर लिए। गजनवी, देखिए 4 वर्ड आ रहा है, तो गजनवी जो 4 वर्ड बड़ा वाला को पहले रखिए और गोरी इसको बाद में रखिए, ठीक है। तो गोरी बाद में आता है, गजनवी पहले आता है, ऐसे याद रखिए। तो जो गोरी था, तराइन का द्वितीय युद्ध, इसने फिर से आक्रमण किया। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में होता है। तराइन का द्वितीय युद्ध जिसमें गोरी जीत जाता है, गोरी की विजय होती है और मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लेता है, ठीक है। पृथ्वीराज चौहान पराजित, गोरी ने चौहान को बंदी बना लिया। आगे फिर से 1194 ईस्वी में कन्नौज का युद्ध या ऐसे ही चंदावर का युद्ध कहते हैं, जो कि राजा जयचंद के बीच में हुआ था। उसके बाद आगे देख लेते हैं 1205 ईस्वी में गोरी का लास्ट वार, अंतिम युद्ध। 1205 ईस्वी में मोहम्मद गोरी का अंतिम युद्ध होता है पंजाब के खोखर जातियों के विरुद्ध। इसे खोखर का युद्ध भी कहते हैं। आगे मोहम्मद गोरी के सेनापतियों द्वारा विजित क्षेत्र देख लेते हैं। यह मोहम्मद गोरी के सेनापतियों द्वारा जीता गया क्षेत्र। कुतुबुद्दीन ऐबक 1196 में अजमेर विजय, 1197 में बदायूं विजय, 1202 से 1203 ईस्वी तक बुंदेलखंड विजय, बख्तियार खिलजी 1197 से 97 में बिहार विजय और 1205 में बंगाल विजय। बख्तियार खिलजी ये भी मोहम्मद गोरी का सेनापति था, बख्तियार खिलजी। इसके विषय में कुछ याद आ रहा है आप लोगों को? जो बख्तियार खिलजी था, यही वह बख्तियार खिलजी था जिसने 1198 ईस्वी में 1198 ईस्वी में जो कुमार गुप्त द्वारा एक विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी ना, हमने गुप्त काल में पढ़ा था कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? कुमारगुप्त ने। तो यही बख्तियार खिलजी था जिसने 1198 में नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया था और उसको जला दिया था, ठीक है। कहा जाता है, ऐसा माना जाता है कि वहाँ पे जो पुस्तकालय था वो लगभग 6 महीने तक धू धू करके जलता रहा, ठीक है। किसने जलवाया था? इसी बख्तियार खिलजी ने 1198 ईस्वी में। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे गुलाम वंश, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।